Hello everyone. Today in this video or lesson we are going to discuss a new chapter number 4th, linear equations and inequalities in two variables. It is the very most important chapter from the view of the examination point. This chapter contains totally 6 marks in the board examinations, and you will get one question will be there which is related with the graphical solution, and it's supposed to be from the exercise 4.1 and maybe from the 4.2 also. So let's discuss what is the content and what is the matter and what is the basic introduction and information about this chapter. So let's start. So first of all, in the earlier classes we have already discussed about the linear equation in two variables, and before it I want to introduce you about the linear equations in one variable. देखो अपने पास, let's suppose it is a Cartesian system and this is x axis, y axis and this axis and y dash. Agree? And the intersection point of both the axis is known as the origin point. 9th स्टैंडर्ड में अपन ने वैल्यू प्लॉटिंग करने पे डिस्कस कर लिया था. यहाँ पे बोथ ऑफ द वैल्यूज पॉजिटिव and in this case x is negative and y is positive. Here both are negative and here x is positive and y is negative. Clear? ये बहुत छोटा सिंपल सा फंडामेंटल आप सभी को आता है वैल्यू कैसे प्लॉट की जाती है. चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा इसका डिटेल में चलते हैं. पहले अपन चलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो पहले तो इक्वेशन को डिफाइन करना चाहूंगा मैं. इक्वेशन देखो वैसे ज्यादा डेफिनेशन पे इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं. एनी अलजेब्रिक टर्म कंटेंस इक्वल सिंबल. मतलब कोई एक ऐसा अलजेब्रिक टर्म हो जो इक्वल सिंबल के साथ कनेक्टेड हो. मतलब इक्वल में 0 भी हो सकता है, उसके इक्वल में 2 भी हो सकता है, इक्वल में 5 भी हो सकता है. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मीनिंग क्या हुआ. 2x plus 3. बेसिकली अपन ऐसे भी बोल सकते हैं एन इक्वेशन, द डिग्री ऑफ एन इक्वेशन इज 1. बात समझे कि नहीं. मतलब कि यहां पे डिग्री का क्या मतलब होता है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री से अपन ये समझते हैं कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल कितने हैं. पहले तो अपन वो जजमेंट करते हैं 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, और अब वापस चलते हैं कि उनमें किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है. जैसे 5 हो सकती है, x रेज टू द पावर 5 एंड x रेज टू द पावर 2 भी हो सकता है, y रेज टू द पावर 3 पॉसिबल है. इन दिस टाइप ऑफ द केसेस the maximum power of any variable or the particular variable is known as the degree of the given or the required polynomial. But if the degree is 1, then we consider the given polynomial is a linear polynomial, and if it contains the equal symbol, then this is known as the linear equation. तो इस सिस्टम में, in this system, the maximum highest power of the x, because x is the only unique variable here, हाईएस्ट पावर इज 1. देखो x के ऊपर वैसे कुछ नहीं लगा हुआ, लेकिन इसका मतलब हो गया पावर 1. इसका मतलब होता है x, और x टू द पावर नोट इसका मतलब होता है 1. लेकिन दो में थोड़ा सा डाउट रहता है कि x टू द पावर 1 का क्या मतलब होगा, x होगा, और x टू द पावर नोट का मतलब होगा 1 होगा. बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है. अपन इसको वैसे हाइड कर जाते, स्किप कर जाते, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है. चलिए फिर करते हैं स्टार्ट. In this case, the highest and the maximum power of the variable x is 1. So therefore, this equation is a linear equation. तो ये अपने पास कैसी इक्वेशन हुई, लीनियर इक्वेशन हुई. जैसे 3y plus 5 is equals to 0, x is equals to 2, ये लीनियर इक्वेशन है. x is equals to -5, y is equals to 3, 2y is equals to -5. These all are linear equation in one variable. Are you getting my point what I am trying to say? तो ये अपना हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये मैं इसके बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा. अब देखो कुछ छोटी छोटी बातें प्लॉटिंग करते हुए हमें ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि ये पूरा चैप्टर है वो ग्राफ पे डिपेंडेड होगा, और ग्राफ में वैल्यू प्लॉट करना वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यदि हम वैल्यू प्लॉट करना नहीं आता अपने को, तो फिर अपन इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे. क्लियर है. चलिए अब आगे आते हैं. वैल्यू प्लॉट करने में 3 चीजें ध्यान रखना.
इफ एक्स एंड वाई एक्सिस, देखो सबसे पहले अपने पास कार्टेज, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पेयर जिसके अंदर फर्स्ट वैल्यू एक्स की और सेकंड वैल्यू किसकी हो, वाई की हो। इन दिस केस दिस पेयर इज नोन एज द ऑर्डर्ड पेयर। एनी ऑर्डर्ड पेयर हैज बोथ द पॉजिटिव सिंबल, मतलब कि किसी ऑर्डर्ड पेयर के दो, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं कि दोनों एलिमेंट्स, मान लो कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है, अपन ए से इसको डिनोट करते हैं 5,3, बोथ आर पॉजिटिव, 5 इज पॉजिटिव एंड 3 इज पॉजिटिव। In this case, this ordered pair lies in first quadrant and this is our first quadrant. Clear है बात? Second thing पे चलते हैं B। मान लो कि मैंने B यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, चलो B अलग से ले लेता हूँ, B -5,3। क्या क्या पॉसिबल है? देखो A दोनों पॉजिटिव, एक नेगेटिव, तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, सी पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और डी में तीनों ही दोनों ही अपन नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये मैक्सिमम 4 केस बनेंगे अपने पास। इन दीज पॉसिबिलिटीज, फर्स्ट अबाउट द फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हियर एंड आई एम टेकिंग द सेकंड वन, बी फर्स्ट इज माइनस and second is plus. It means in this order pair both the elements are not neither positive or not negative. मतलब कि या दोनों ही ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, मतलब इनमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है. तो पॉजिटिव अक्स y एक्सिस पॉजिटिव है तो y एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव है. क्लियर है? तो इसका लेफ्ट में या तो अक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ऐसे ही केस बनेगा. तो नेगेटिव ढूंढो कहाँ पे, यहाँ पे अक्स नेगेटिव, मीन्स ये कहाँ पे लाई करेगा, ये लाई करेगा आपके क्वाड्रेंट सेकंड में. अब चलते हैं नेक्स्ट पे. इसमें आपका अक्स पॉजिटिव यहाँ पे होता है, अक्स पॉजिटिव यहाँ, और y नेगेटिव नीचे वाले पोर्शन में है, तो मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट पे आ गया. नहीं सॉरी, ये फोर्थ में आ गया. अक्स पॉजिटिव यहाँ पे है और y नेगेटिव आपका यहाँ पे है, तो आपका फोर्थ में आ गया. और दोनों ही नेगेटिव, तो अक्स नेगेटिव y नेगेटिव, इस सिचुएशन में आपका ये वैल्यू कहाँ पे आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में. क्लियर स्टूडेंट? तो ये बहुत रैपिडली मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि अपन इसके बारे में 8th में भी डिस्कस किए हैं, 9th में भी डिस्कस किए हैं, और थोड़ा बहुत अपन ने अर्लियर क्लासेस 5th 6th 7th में भी थोड़ा बहुत अपन डिस्कस कर चुके हैं. अब देखो आगे चलते हैं. लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, एनी इक्वेशन. अब बात आती है कि लीनियर इक्वेशन को अपन थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं. अब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और समझ लेते हैं. ग्राफ के हिसाब से इसकी डेफिनेशन ये होगी, द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इक्वेशन इज डिनोट्स, द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इक्वेशन डिनोट्स ए स्ट्रेट लाइन, देन दिस टाइप ऑफ द इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन. मतलब कि यदि हम किसी एक इक्वेशन को उसकी वैल्यूज प्लॉट करें अपने कार्टेशियन सिस्टम में और हमें एक स्ट्रेट लाइन मिले, तो वो इक्वेशन क्या होगी, अपनी एक लीनियर इक्वेशन होगी. बात समझ में आई? तो ये सभी लीनियर इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि इनका जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमें एक स्ट्रेट लाइन देगा. वो दे कहीं पर भी, चाहे यहां मिलो, चाहे यहां मिलो, चाहे यहां हो, चाहे बिल्कुल ओरिजिन से पास हो, या फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट किसी में भी किसी के पैरेलल हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, मैटर नहीं करता. बट इफ वी आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनी इक्वेशन, देन दिस टाइप ऑफ द इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन. क्लियर स्टूडेंट? ओके, चलिए फिर आगे डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. तो टू वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि कोई भी एक इक्वेशन, उसके अंदर दो वेरिएबल, अलग अलग दो वेरिएबल्स अपने पास अवेलेबल हो इन द फॉर्मेशन ऑफ इधर एक्स और वाई. वो मैटर नहीं करता कि आपका एक्स वाई हो, ए बी भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है, एक्स जेड भी हो सकता है, यू वी टी एल, काफी सारे जितने अपने अल्फाबेट्स हैं वो सभी यूज हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम टू वेरिएबल्स. तो अपन ऐसे ले सकते हैं, अपन 2x plus 3y plus 5 is equals to 0, because the standard or the general notification of any linear equation in two variable is ax plus by plus c is equals to 0. ये होता है. बात समझ में आया? in which a is the coefficient of x, b is the coefficient of y and c is the constant term. तो अपन ने ऐसा ही कुछ सिस्टम लिया है. देखो यहाँ पे a की वैल्यू 2 रहेगी, b की वैल्यू 3 रहेगी और c की वैल्यू 5 रहेगी. मैंने लिखा 3x minus 2y minus 5 is equals to 0. In this case a is equals to 3, b is equals to minus 2 and c is equals to minus 5. Let's suppose I am taking 2x minus 3 and is equals to minus 4, 3y ये लिया. तो पहले अपन को इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो इसको ट्रांसपोज करना होगा इधर. 2x मतलब इक्वल टू 0 लेके आओ.
in this type of the case, a is equal to 2, b is equals to -3 and c is equals to +4. With symbol you will select the value of a, b and c. तो ये अपना एक छोटा सा सिस्टम हुआ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। अब देखो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इनकी प्लॉटिंग तो अपन समझ लेंगे, पहले इनके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज गेन करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले यदि आपके पास इफ यू हैव ओनली वन वेरिएबल देन यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल ओनली बाय द वन इक्वेशन। मतलब यदि आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन दे रखी है तो भी आप वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। कब? जब आपकी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। क्लियर है? जैसे ये रहा, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू ये 3 इधर आएगा -3 और 2 डिनोमिनेटर में जाएगा -3/2। ठीक है यहां तक। बट इफ यू हैव 2 वेरिएबल इन एनी इक्वेशन देन यू नीड 2 इक्वेशंस और इनको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्लियर? अब हमारे पास जैसे मान लो कि ये है, तो ये अकेली अब इस सिचुएशन में ये यूनिक है और यहां से ना ही तो हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे और ना ही y की वैल्यू। क्लियर? तो हमें इसके पैरेलल में हमें दूसरी इक्वेशन और चाहिए 4x + 5, वो हो जाए कैसी भी, तो हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। कब? जब आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखा है तो आपके पास इक्वेशंस भी कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ इक्वेशंस शुड बी नॉट मस्ट बी 2। क्लियर? चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखो हाउ मेनी मेथड्स वी हैव टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन और द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो इन द अर्लियर क्लासेस under class 9th we have discussed about 4 method. The first method was substitution method. अपन ने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर? इन दिस सिस्टम ऑफ द इक्वेशन वी यूज्ड बोथ ऑफ द इक्वेशंस 1 by 1। ठीक है, यहां तक हमने दोनों इक्वेशंस को 1 by 1 सेलेक्ट किया था। उसके बाद में अपन ने इधर फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन और द सेकेंड इक्वेशन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल लाइक 3x + 2y + 5 is equals to 0 and x - 2y + 3 is equals to 0. These two type of the equations are given. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हुआ। तो अपन ने यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट की थी। जो भी वेरिएबल x की कैलकुलेट करो या y की कैलकुलेट करो वो इसमें रख दो। आपने x की वैल्यू कैलकुलेट की है तो यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी और यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट की है तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी। कब? जब ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तब। और फिर जो भी आपका रिजल्ट है वो इन दोनों इक्वेशंस में कहीं भी आप पुटअप कर दो, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है स्टूडेंट? एंड द सेकेंड मेथड वाज एलिमिनेशन मेथड। Clear? In this equation what we did that first of all we will try to equate the coefficient of a variable। चलिए हमने जैसे इसके ऑलरेडी इक्वेट मैंने ले रखे हैं, तो ये देखो +2y - 2y, यदि अपन इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे ना तो +2y - 2y दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये अपने डिस्कस किए हैं, वैसे मैं रिमाइंड ही करवा रहा हूँ। अब ये दोनों कैंसिल होंगे तो ये ऐड होगा, 4x हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू आएगी। फिर जो x की वैल्यू है वो इसमें रख दो। और इस मेथड को एलिमिनेशन विद सब्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि हम 1 टाइम एलिमिनेशन काम में लेते हैं और सेकेंड टाइम वो वैल्यू दूसरी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो एलिमिनेशन विद सब्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है कहीं कहीं पे। लेकिन एनसीईआरटी सिर्फ इसको एलिमिनेशन मेथड से ही एक्सेप्ट करती है, आरबीएससी प्रायोरिटी देती है एलिमिनेशन विद सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? तो यहाँ ऐसे एलिमिनेट किया जाता है कि हम किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर देंगे, जैसे y को इक्वेट किया और यहाँ पे x को इक्वेट करना हो तो अपन इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड इक्वेशन को, ये बन जाएगा 3x, ये 6x और ये 9 हो जाएगा, सॉरी ये 6y होगा और फिर ये म्यूचुअली कैंसिल हो जाएंगे। या तो ऐड करने पे यदि बोथ सिंबल्स आर डिफरेंट देन देयर इज नो नीड टू चेंज एनी सिंबल, वो ऐड करने पे ही आपके कैंसिल हो जाएंगे। इफ बोथ सिंबल्स आर सेम लाइक बोथ आर पॉजिटिव or both are negative, in this type of the cases you will change the symbol, or we can say that you have to subtract the any one equation from the other remaining equation, and from here you will get the remaining
variables value, and then this value you will put any equation in this, both you will get the result of both of the variables. Elimination method complete. And third method we discuss the cross multiplication method. एग्जाम में पर्टिकुलरली यदि कोई क्वेश्चन आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से तो ही स्टूडेंट करते हैं, अदरवाइज ये दोनों क्वेश्चन इन्हीं को प्रायोरिटी पे रखा जाता है क्योंकि ये इजी रहता है और इसकी प्रोसेस थोड़ी लंबी रहती है। तो इसमें अपन ने क्या था कि भाई दो इक्वेशन है, फिर एक्स के नीचे वाई का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, फिर वाई, फिर अपन ने कांस्टेंट रखा था, एक्स का कोफिशिएंट रखा था, एंड देन फिर यहाँ पे 1 लिया था एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट, फिर इनको सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपेयर करके वगैरह वगैरह करके अपन ने इसको सिंप्लीफाई किया था। ठीक है, याद तो है ना ये सभी, या फिर ये मैं कर रहा हूँ और आप यूज मतलब उम्मीदें ज़्यादा लगा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना? चलो याद होगा, काफ़ी इंटेलिजेंट है आजकल के स्टूडेंट्स। चलिए फिर और लास्ट अपन ने मेथड डिस्कस किया था ग्राफिकल या सीधा ही लिख दो ग्राफ मेथड। और आज का अपना टॉपिक रहेगा ग्राफ मेथड। अब देखो ग्राफिकल मेथड टिपिकल नहीं है, काफ़ी बहुत ही स्मूथ है और बहुत इजी है। तो ग्राफ मेथड में हम दोनों एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 4.1 एंड एक्सरसाइज 4.2 दोनों एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। 4.1 में अपने पास इक्वेशंस दे रखी हैं और 4.2 में अपने पास दे रखी हैं इनइक्वालिटीज। तो पहले अपन 4.1 के थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। वो क्या रहेगा, देखो ग्राफ मेथड में अपन चले तो सबसे पहले हमें लाइंस की जो पोजीशंस होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। द पोजीशंस ऑफ, पहले तो अपन डिस्कस करते हैं काइंड ऑफ ए लाइन। लाइन कितने टाइप की हो सकती है, मीन्स द टू लाइन्स आर हियर। देखो दो इक्वेशन दे रखी होंगी तो डेफिनेटली कितने लाइन बनेंगे आपके पास, 2 लाइन बनेंगे। 2 लाइन्स यू विल बी परफॉर्म इन द कार्टेशियन सिस्टम। तो दोनों लाइन के बीच में रिलेशन कैसा हो सकता है, द टू लाइन्स आर देयर, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन दीज एंड हाउ मेनी टाइप्स वी हैव टू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ द लाइन्स। देखो सबसे पहले पॉसिबल होगा आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकेंड पैरेलल लाइंस। थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस। अब इनका मीनिंग क्या होता है आप ये कॉपी करना साथ साथ में, जो जो चीज़ें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगती हैं कि भाई ये चीज़ें बोलने लायक हो सकती हैं और बाकी आप पे डिपेंड है। लेकिन ये ज़रूर कर लेना कि ये लाइन के टाइप्स कितने होते हैं, थोड़ा सा इसको भी आप ले लेना प्रायोरिटी बेसिस पे। वैसे ये भूलने वाली बातें तो नहीं है लेकिन फिर भी एक बार। इंटरसेक्टिंग लाइन, टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग इफ दे विल इंटरसेक्ट और मीट एट ए पॉइंट। भाई दो लाइन है, मैं इधर से चला, लाइन खींचते हुए कोई इधर से आया तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट होंगी ना, और जहां पर भी इंटरसेक्ट हुई उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोला जाता है। तो पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन CTION, and these both of the lines are known as the intersecting lines. Got it? तो इंटरसेक्टिंग लाइन का मीनिंग हो गया टू लाइन्स मीट्स एट ए पॉइंट और कट, मीट एट ए पॉइंट और कट एट ए point, then both of the lines are known as the intersecting line, and this meeting point or the joining point of both the lines is known as the intersecting point or the point of intersection. Clear है बात यहाँ तक? अब देखो दूसरा ये आता है parallel lines, two lines जो कहीं भी मिले नहीं, लाइक रेलवे ट्रैक की बात कर लेते हैं, कभी नहीं मिलती हैं वो आपस में, हाँ चलेंगे साथ साथ मिलेंगे नहीं। तो ये वाला जो केस बनता है ना, मीन्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस remain same at each and every point is known as the, then these type of the lines are known as parallel lines। मतलब कि दो लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यदि ये 3 है तो ये भी 3 3 3 3 और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू द इंफिनिटी पॉइंट, then we can say that both the lines are
पैरेलल। क्लियर है बात यहाँ तक? एंड पैरेलल लाइन नेवर मीट एनी पॉइंट। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब ये होता है कि एक लाइन अपन ने ड्रॉ की और दूसरी लाइन भी यूं मान लो कि एक लाइन ये ड्रॉ हुई और दूसरी लाइन की इक्वेशन कुछ डिफरेंट है, लेकिन उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसी लाइन के ऊपर आ गया। क्यों नहीं पॉसिबल है ना ऐसा केस? देखो एक लाइन ये रही, अब दूसरी लाइन भी यही हो सकती है, पॉसिबल है। तो ऐसे केसेस में, इन दिस टाइप ऑफ द केसेस, वी कैन से दैट बोथ द लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन। अब देखो ये सॉल्यूशन की बात करते हैं कि लाइन का सॉल्यूशन से क्या रिलेशन है। भाई अपन क्या करेंगे, ये वाला जो सिस्टम है वो ग्राफ में डिनोट करेंगे और फिर हमें यहां से पता करना होता है कि इस इक्वेशंस का मीन से सॉल्यूशन सेट, इस इक्वेशन का या इन पेयर्स का जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, तो इसका रिलेशन कैसे होगा। तो पता करो कि लाइन आपकी कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, जहां जहां पर जो पॉइंट एक्स दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही आपका उस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। तो इन दिस केस द लाइन इज इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में आपका सॉल्यूशन सेट कितना होगा, ओनली वन सॉल्यूशन और द यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अब ये आगे अपने रास्ते से ली जाएगी, अपने रास्ते से ली जाएगी, और ये आज इधर से रही थी और ये मतलब एक दूसरे के अपोज कर रही है, यूं मान लो। तो ये आपस में फिर कभी नहीं मिलेंगे एक पॉइंट पे मिलने के बाद में। क्लियर है बात यहां तक? सेकंड, पैरेलल लाइन नेवर मीट एट एनी पॉइंट। इट मींस दिस टाइप ऑफ द सिस्टम डजंट हैज इट्स ऑन सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कहीं पर मिलती ही नहीं है। अब आगे चलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का देखो ये कहां कितने पॉइंट में, ये यहां पर भी मिलती है, यहां पर भी काफी सारे पॉइंट हो सकते हैं, और इनको थोड़ा सा देखें तो इनके बीच में भी काफी सारे पॉइंट बचते हैं। मतलब कि एक लाइन के ऊपर आप नहीं काउंट कर सकते कि कितने पॉइंट्स हैं। वी कैन नॉट कंसिडर और काउंट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। बट क्या देखो यहाँ पे भी ऐसा केस दे रखा, क्योंकि लाइन आगे भी तो प्रोड्यूस की जा सकती है, तो काफी सारे पॉइंट हो जाएंगे। तो जब लाइन आपकी कोइंसिडेंट लाइन होंगे ना, तो उस सिचुएशन में हम नहीं कह पाएंगे कि आपके पास कितने सॉल्यूशंस है। तो आपके पास जब लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो अपने पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे 1। इफ द लाइंस आर पैरेलल देन वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और वी कैन से दैट देयर इज नो सॉल्यूशन अवेलेबल। And third case, coincident line, and in this case we can say that our solution set has infinitely many solutions। बात समझ में आई तो लिख लेना, intersecting line then unique solution, parallel line no solution, and coincident line infinitely many solutions। अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा ग्राफ ड्रॉ करने से पहले कि अपनी इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन है। तो पहले हम ये चेक करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन है, और ये मैटर अपन डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट इन दिस वीडियो और द लेसन।